नमस्ते चैम्प्स, वेलकम टू वीर भैयाज एमआर्स। नमस्ते चैम्प्स, वेलकम टू वीर भैयाज एमआर्स। सगळ्यात पहिला टॉपिक आहे सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एकदम इजी टॉपिक असणार है, फुल ऑन। ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है। ऐसा लगेगा भाई अभी चालू किया अभी खत्म किया। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं ये टॉपिक के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक रहने वाला है ये। वेटेज देखते हैं सबसे पहले इसका। टोटल बोर्ड्स में 5 मार्क्स के लिए आते हैं इसके सवाल। उसमें से विदाउट ऑप्शन मतलब कंपलसरी जो आपको सॉल्व करने होते हैं वो 3 मार्क्स के यहाँ पे सवाल आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेचर ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे, देयर मेजरमेंट देखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन वगैरह, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वगैरह ये सारे है। एवोगाड्रो लॉ है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस है, यहाँ पे मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास है, यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे इजी टॉपिक्स है मोल्स एंड गैसेस, जिसके ऊपर सीट में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो है मोल्स और गैसेस के ऊपर। वो हम लोग अभी आज के टॉपिक में देखने वाले। इसके बाद एंड में सारे फॉर्मूलाज वगैरह ये सारा वहां पे डिफाइंड है बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी लेसन होने वाला है, समझ के लेना। थ्योरी ज्यादा है, एंड में सबसे जाके न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें मोल कंसेप्ट है जो कि सबसे बेसिक कंसेप्ट आता है केमिस्ट्री का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है बच्चों? केमिस्ट्री मतलब क्या है? इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है केमिस्ट्री का मीनिंग बच्चों? इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर, its physical and chemical properties and physical and chemical changes it undergoes under different condition। ठीक है, तो सिंपल में मतलब क्या होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आइस क्यूब लिया, उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लिक्विड है। वाटर को वापस हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फिजिकल स्टेट कन्वर्ट जो हो रहा है, इसका स्टडी का मीनिंग ही केमिस्ट्री होता है। बहुत हम जो डे टू डे लाइफ में हम लोग केमिस्ट्री जैसे हम लोग उठते हैं, उठने के बाद हम लोग कोलगेट कोलगेट से हम लोग दांत दांत ब्रश करते हैं, तो उसके बाद जो यूज होता है वो केमिकल होता है बच्चों। उसके बाद हम लोग नहाते हैं, नहाते वक्त जो भी सारे भी जो है हर जगह पे केमिस्ट्री का यूज है बच्चों। तो केमिस्ट्री जो है, नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री रिक्वायर्ड इन स्टडीज ऑफ फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे केमिस्ट्री का यूज होने वाला है। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल का हम लोग जो मटेरियल होता है उसमें क्या क्या टाइप ऑफ मटेरियल यूज करना है, किस टाइप से मोबाइल कम हीट होगा, ये सारे के लिए केमिस्ट्री ही चाहिए बच्चों। बायोलॉजिकल साइंसेस है बहुत सारे, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हम लोग टैबलेट्स वगैरह दवाई खाते हैं उसमें केमिस्ट्री का यूज होता है बच्चों। अप्लाइड साइंस में होता है। अर्थ एंड स्पेस साइंसेस में जो भी रॉकेट जाते हैं, रॉकेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए वगैरह ये सारा आपको फिजिक्स बताएगा। लेकिन वो रॉकेट का मटेरियल कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर के जो केमिकल रिएक्शंस जो होने वाले हैं जिसके कारण वो रॉकेट लॉन्च होने वाला है, इस सब के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, केमिस्ट्री नोस एवरी एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे लाइफ। एयर वी ब्रीथ उसमें भी है भाई केमिस्ट्री। द फूड वी ईट, द फ्लूइड्स वी ड्रिंक, पानी पी रहे हो हम लोग, कोई सोडा वगैरह ये सब पी रहे हो, सब में केमिस्ट्री है बच्चों। क्लोथिंग में वगैरह सारे जगह पे केमिस्ट्री का अच्छा खासा यूज है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, नेचर ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या क्या है कि ब्रांचेस क्या क्या है केमिस्ट्री के। फर्स्ट ब्रांच है बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है कि जो जो केमिस्ट्री की फील्ड बस कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से जो डील करती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन से हम लोग डील करने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल में पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे आता है पेट्रोलियम में वगैरह वगैरह, सारा सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी केमिस्ट्री है अदर देन ऑर्गेनिक उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और तीसरी है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या है, जहां पे एनर्जी चेंजेस और थ्योरीज है, लॉ प्रिंसिपल्स वगैरह ये सारा है ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज कॉफी ली, कॉफी को कितना ज्यादा हीट करना है, वो हीट करने के बाद जो कॉफी होती है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो ये सारे जो भी चेंजेस है इसके कारण होमोजेनियस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो जो भी सारे चेंजेस है, ये सारे चेंजेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, और फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी सारे टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। देखते हैं बच्चों, सारे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के ब्रांचेस हम लोग 11th 12th में सीखने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सारे के सारे सीखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ केमिस्ट्री है, मैटर और उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं अभी, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। तो मैटर, मैटर मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये पेंसिल है, फॉर एग्जांपल, तो अगर इसको हम लोग मैटर बोलते हैं, कोई भी चीज को, कोई भी चीज हो जो आपको दिखे उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर मतलब क्या है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मतलब उसको कुछ तो स्पेस है, जगह है उसकी कुछ तो, और उसमें मास है, ठीक है। मैटर के दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है, उसको डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है, उसमें डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर गोल्ड लिया विदाउट एनी मिक्सिंग, तो जो भी उसमें से एटम्स निकलेंगे वो सारे गोल्ड के ही रहने वाला है। उसका मतलब क्या है कि गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी आप मेटल ले लो, नॉन मेटल्स ले लो, वो सब। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है बच्चों, कि उसको नो, हैव नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, हेंस नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें क्या होता है कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉफी मिक्स की पानी में, सैंड मिक्स किया पानी में, तो वो मिक्सर बन जाएगा। उसको कुछ भी डेफिनेट कुछ नहीं है उसमें, कितना भी मिक्स करो, कुछ भी करो, तो उसमें डेफिनेट कुछ भी नहीं होता है सिंपल में, ठीक है। और अगर अभी हम लोग देखते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, उसके दो टाइप आते हैं। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। क्या होता है बच्चों, एक होता है यहाँ पे एलिमेंट होता है और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जैसे मैंने बताया प्योर, मतलब गोल्ड, जैसे कि पूरा उसको कितना भी आप कट करो, कुछ भी करो, सारे गोल्ड के ही निकलने वाले हैं। और दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, मतलब वाटर है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड मतलब अपना नमक। नमक का क्या फॉर्मूला है बच्चों, हम लोग बचपन से सीख रहे हैं, NaCl, ठीक है। आप नमक के Na मतलब सोडियम और Cl क्लोरीन का सेपरेट आउट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। मतलब क्या है, हो गया वो प्योर सब्सटेंस ही हो गया। लेकिन प्योर सब्सटेंस में वो क्या हो गया बच्चों, उसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करके बनाया है। नमक में क्या है, सोडियम ऐड किया है, क्लोरीन ऐड किया है, वो मिला के हमने बनाया है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो उसके कारण जो सोडियम क्लोराइड बनेगा वो प्योर सब्सटेंस के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर आने वाला है। एलिमेंट्स में क्या है, मेटल होता है, गोल्ड सिल्वर। नॉन मेटल से आयोडीन सल्फर है। मेटलॉइड से जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे आते हैं एलिमेंट्स में, ठीक है। अभी देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में दो टाइप के मिक्सचर है, एक है होमोजेनियस मिक्सचर, एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब जो अच्छे से मिक्स होते हैं, सिंपल में। अच्छे से मिक्स होते हैं मतलब क्या है, पानी में आपने नमक डाला तो अच्छे से मिक्स होने वाला है, उसमें नमक आपको दिखने नहीं वाला है, लेकिन उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर। अगर आपने पानी में सैंड ऐड किया तो उसमें सैंड अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सिंपल में जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स, जो भी यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं थ्रू आउट इस बल्ब, उसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मतलब क्या है, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, मतलब क्या है, इसमें सैंड और पानी में जैसे कि अलग अलग हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो कि सस्पेंशन वगैरह ये सारे मिक्सचर्स यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे बताइए मुझे। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है। सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली इन परफेक्ट ऑर्डर। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड, उसके अंदर पार्टिकल्स रहेंगे छोटे छोटे छोटे, वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है। लिक्विड में क्या है,
पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर है। क्लोज टू ईच अदर मतलब क्या है, एकदम टाइटली तो पैक नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्लोज है। और गैस में क्या है, दूर दूर है, हर एक केस में से पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर गैस बोलने वाले हैं। दीज आर द शेड्स ऑफ मैटर, इट कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ गए आप बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने के बाद हम लोग ये इंटर कन्वर्ट, मतलब सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से गैस कर सकते हैं, गैस से वापस सॉलिड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अभी जैसे कि वाटर है, वाटर को हम लोग अगर फ्रीज किया क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। वाटर को हम लोगों ने अगर हीट किया तो वेपर बन जाएगा, जो कि गैस है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा बहुत। सी वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, है क्या, सही है क्या, नहीं है भाई। सी वाटर से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। गैसोलीन इज अ मिक्सचर, गैसोलीन क्या है एग्जैक्टली आगे आएंगे बच्चों यहाँ पे। गैसोलीन मतलब सिंपल में थोड़ा पेट्रोल, पेट्रोल तो भाई पूरा यूनिफॉर्म ही होता है ना, तो वो मिक्सचर हो गया। यस इट्स ट्रू। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एन एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, इसमें से हमें क्लासिफाई करना है। मर्क्यूरिक एसिड है, मर्क्यूरिक एसिड मतलब दोनों मिक्स होके कुछ बना है ना, राइट, तो वो हो जाएगा कंपाउंड यहाँ पे। हेलियम गैस है तो ये हो जाएगा भाई एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि एक ही है एलिमेंट, हेलियम गैस। वाटर है मतलब H2O, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना है, तो उसको हम लोग कंपाउंड लेंगे। टेबल सॉल्ट जो नमक है NaCl है, वो भी क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, सारे थ्योरेटिकली आए, एंड में बस न्यूमेरिकल से थोड़े बहुत, बस यही है टॉपिक, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होते हैं, एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन। मतलब अगर हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि ओडर हो गया, कलर हो गया, जो आप आंखों से देख सकते हो, उसके लिए वो कंपाउंड में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, उसके लिए उसके जो कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है उसको अलग अलग करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है, एलिमेंट्स को अलग अलग करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या 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 आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोयला जो होता है बर्न किया एयर में, तो उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो कोयला अगर बर्न किया एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, धुआं निकला। ठीक है, सिंपल में मैग्नीशियम का वायर है, उसको हमने बर्न किया एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे फॉर्म क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, कोल की केमिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कोल को हमने किस में कन्वर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड में। मैग्नीशियम वायर को किस में कन्वर्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। समझ गए बच्चों, यहाँ पे सिंपल है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस दिया है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना पड़ता है, केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करना पड़ता है, तभी आप जाके केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हो। यही है सिंपल इसका डिफरेंस। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है, तो मेजरमेंट इन्वॉल्व कंपेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विथ सम फिक्स स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड है प्रॉपर्टीज की, जो भी फिक्स प्रॉपर्टीज है उसके स्टैंडर्ड है बच्चों यहाँ पे, मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, ये सारे कैलकुलेट हो, मतलब क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड कैन बी मेजर्ड, मतलब ये सारा हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। मास का किलोग्राम से मेजर कर सकते हैं, ग्राम से मेजर कर सकते हैं, हाँ, लेंथ का मीटर किलोमीटर से मेजर कर सकते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर से वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम का मीटर क्यूब से मेजर कर सकते हैं, टाइम का सेकंड से मेजर कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब जो 10 किलो है, 10 इज अ नंबर, और किलो क्या है इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है, दीज यूनिट्स आर arbitrarily chosen on the basis of universally accepted standards। ठीक है, देखेंगे भाई कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। 10 मीटर की अगर आपने वायर ली, तो उसमें से 10 क्या हो गया आपका, नंबर हो गया, और मीटर क्या हो गया भाई, यूनिट हो गया आपका। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यूनिट्स, यूनिट्स का मीनिंग क्या हो गया
कि द arbitrarily डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भाई ये डेफिनेशन याद रखना, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ के लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसको हम लोग मेजर करने के लिए तीन सिस्टम है। एक है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एमकेएस सिस्टम, तीसरा है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड फॉर टाइम। सेंटीमीटर किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है। और जी ग्राम किसके लिए होता है? मास के लिए होता है। उसको बोलेंगे सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इसमें क्या होगा? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। एफपीएस यहाँ पे सिस्टम होगा जिसमें एफ क्या है? फुट फॉर लेंथ है, पी क्या है? पाउंड फॉर मास है, एस क्या है? सेकेंड फॉर टाइम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे बच्चों यहाँ पे क्या है? वेरियस सिस्टम्स है। ठीक है, टू मेजर फिजिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी अभी इतने सारे सिस्टम हम लोग नहीं देखने वाले हैं, और इंटरनेशनली भी बस एक ही सिस्टम यूज किया जाता है जो है एसआई यूनिट्स का। ठीक है, एसआई यूनिट्स क्या क्या है देखते हैं। लेंथ का है मीटर, जो एम से हम लोग दिखाते हैं। मास का है किलोग्राम, जो केजी से दिखाते हैं। टाइम का है सेकेंड, जो एस से दिखाते हैं। टेम्परेचर का है केल्विन, जो के से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग लिखते हैं मोल से, हम लोग मेजर करते हैं, जो कि ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग मोल में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर से मेजर करेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी से कैंडेला से यहाँ पे मेजर करने वाले हैं। ये 7 ऐसा यूनिट से याद रखना बच्चों, सीईटी में वगैरह कभी कभी सवाल आ सकता है। मास एंड वेट, भाई मास और वेट सेम हो गए क्या? होता है क्या? नहीं होता है। एक बार मैं आपको एक सिंपल से यहाँ पे मैं समझाऊंगा मास और वेट एग्जैक्टली कैसे मेजर होता है। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों, टेंशन मत लेना, वीर भैया है तुम्हारे साथ। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे मास और वेट का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पीपीटी पीछे गया है, थोड़ा इसको लाइन पे लेके आएंगे बच्चों, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, तो हम लोग मास क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, मास होता है, ठीक है, मास जो है बच्चों, मास जो है उसको हम लोग केजी में या फिर ग्राम्स में लिखते हैं। मास जो है उसको हम लोग केजी में या फिर ग्राम्स में लिखते हैं। ठीक है, न्यूटन्स का लॉ तो सबको पता है, क्या होता है वो? एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फ्री फॉल कंडीशन है, मतलब अंडर ग्रेविटी अगर कोई चीज फॉल हो रही है, तो हम लोग एफ इक्वल्स टू क्या लेंगे? एम जी लेने वाले हैं। एफ इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? एम जी लेंगे। तो यहाँ पे जो जी होता है वो होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और एम जो होता है, एम को हम लोग बोलते हैं मास। एम को क्या बोलते हैं हम लोग? मास। और ये जो दोनों मिलके जो है, एम जी जो है, वो दोनों मिलके इसको हम लोग बोलेंगे वेट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? वेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई चीज है, 10 केजी की चीज है, ठीक है, 10 केजी का एक आपने लिया है कोई बम्पर ऐसा, यहाँ पे एक चीज है, ठीक है,
और अगर वो फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल हो रही है वहां पे, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? मास क्या रहेगा इसमें? मास रहेगा बच्चों यहाँ पे 10 केजी। ठीक है, और अगर वैक्यूम में वो फॉल हो रही है तो इसमें क्या होगा? वेट क्या होने वाला है उसका? वेट होने वाला है यहाँ पे 10 इंटू जी। जी क्या होता है? 9.8, मतलब 98 केजी। और यहाँ पे 9.8, 9.8 का हम लोग कैसे लिखते हैं? मीटर पर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये यूनिट को न्यूटन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपका मास क्या होगा? अगर 10 केजी आपका मास है तो आपका वेट 10 केजी नहीं होगा। वेट कितना है यहाँ पे? 98 न्यूटन है ऑन अर्थ इन वैक्यूम कंडीशन। इसका मतलब समझ गए ना आप कि मास और वेट जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों क्या है बच्चों? यहाँ पे अलग अलग चीजें है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही। बस यही लिखा है और कुछ नहीं है। एंड में बस यही है कि 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है भाई? 1 किलोग्राम मतलब 1000 केजी होता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है बच्चों यहाँ पे। और इंटू 10⁶ मिलीग्राम होता है। 10⁶ क्या होता है यहाँ पे? मिलीग्राम होता है। ठीक है, बेसिक है बच्चों, ये इतना आना चाहिए आपको। लेंथ, तो लेंथ मतलब क्या है? लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? यहाँ पे मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। इसमें कुछ कुछ दो तीन चीजें हैं, जैसे कि नैनोमीटर है, इसको हम लोग 10⁻⁹ मीटर लेते हैं। पिकोमीटर है, इसको हम लोग 10⁻12 मीटर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, 1 लीटर मतलब क्या होता है? 1 DM³ होता है। 1 DM³ मतलब 1000 ml होता है। और 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? कि लेंथ लीटर और DM³ सेम ही होता है, और ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको लगने वाली है यहाँ पर जब आप पढ़ोगे। जब आप सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कन्वर्जन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें पता है 1 लीटर मतलब कितना ml होता है भाई, बचपन से सीख रहे हैं भाई। 1000 ml है। वही लीटर की जगह पे उन्होंने DM³ डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब डाला है। ml की जगह क्या डाला है यहाँ पे? सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, समझ गया सबको? नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासवेयर यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई लिक्विड है, अभी के लिए मान लो वाटर है। वाटर का आपको अगर वॉल्यूम पता करना है तो उस केस में डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें ग्लासवेयर से, मतलब ग्लासवेयर से मतलब जो ग्लास होता है, कांच के कुछ सामान है जिससे हम लोग वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। क्या क्या है? एक तो सिलेंडर है। सिलेंडर में हम लोग इसमें मार्किंग है, देखो 50, 100 ml, 150 ml, 200 ml। ठीक है, ब्यूरेट आता है, जो अब हम जब भी हम लोग केमिकल के जो भी लैब में स्टडी करेंगे तो इसमें पूरा 25 ml का ये पूरा होता है ब्यूरेट। ठीक है, पिपेट होता है, जिसमें अगर आपको स्मॉल अमाउंट लेना है 1 ml, 2 ml, 3 ml अप टू 10 ml, आप ये पिपेट से ले सकते हो। ठीक है, सिंपल था। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये एक बड़ा है 100 ml का, आप सीधा भर के यहाँ पे ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको लैब में यूज होने वाली है। ये सारी चीजें आपको लैब में यूज होने वाली है, तो ध्यान देना बच्चों। ठीक है, इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी हमें सबको पता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी है। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है। तो वो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब का -3। नीचे मीटर क्यूब ऊपर गया तो -3 हो जाएगा। नीचे प्लस है तो ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है बच्चों ऐसा यूनिट? डिग्री सेल्सियस है क्या? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? क्या था? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है बच्चों। देखते हैं हम लोग टेम्परेचर
मेजर करने के लिए तीन हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स है। एक है आपका डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। ठीक है? डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का क्या यहाँ पे मीनिंग है कि यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और यहाँ पे केल्विन क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है? हमें क्या फॉर्मूला दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है? और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है? ठीक है, पहले ये फॉर्मूला देखते हैं। अगर आपका कोई टेम्परेचर अगर आप लेते हो 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो यहाँ पे सीधा हम लोग 40 पुट करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए 40 पुट करेंगे। 40 इंटू 9/5 प्लस 32। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 इंटू 9 72 प्लस 32। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 10। तो यहाँ पे क्या बन गया ये 104 फ़ारेनहाइट। अभी आप बोलेंगे यार ये इसका यूज क्या है एग्जैक्टली फ़ारेनहाइट का? अगर हमारी चीजें अगर डिग्री सेल्सियस से हो रही है तो यूज क्या है? तो आप जो थर्मोमीटर जो लेते हो, ठीक है, अगर आपको सपोज बुखार आ गया, उसमें जो थर्मामीटर से जो टेम्परेचर आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 से 100 होता है, 100 से ज्यादा जो भी होता है टेम्परेचर उसको हम लोग बुखार कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो वो जो भी 98 100 है बच्चों, वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है भाई। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो जाता है तो उतना नहीं होता है, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे डिग्री क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है? और केल्विन केल्विन कितना? अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन कितना होगा 40 प्लस 273 प्लस 15। तो ये कितना बन जाएगा भाई 40 283 293 303 और 313 313.5 केल्विन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है? 313.5 केल्विन बन जाएगा। समझ गए आप फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस और केल्विन का यहाँ पे आप डिफरेंस समझो। ठीक है? फॉर एग्जांपल और एक मेजर चीज है जो सीईटी में पूछी जाती है। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? सबसे लोएस्ट क्या होगा भाई? अगर से डिग्री सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहाइट का जो मेजरमेंट है वो 32 से स्टार्ट होता है। फ़ारेनहाइट जो है वो 32 से स्टार्ट होता है। ठीक है? केल्विन जो है वो अगर डिग्री सेल्सियस 0 होगा तो केल्विन की जो वैल्यू है वो 273.15 से चालू होती है ऊपर तक। ठीक है? और यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री से चालू होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वाटर आपने लिया, ठीक है? वाटर के यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 100 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा? वो 100 मतलब 20 180 प्लस 32 तो यहाँ पे आएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है? और तीसरा क्या है आपका केल्विन है। तीसरा क्या है केल्विन है। तो अगर 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 273.15 केल्विन और 100 पुट करते हैं तो 373.15 केल्विन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या है जो डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होगा वो 0 से 100 होगा फॉर वाटर। ठीक है? फ़ारेनहाइट में क्या होगा? डिग्री सेल्सियस के लिए इतना होगा। फ़ारेनहाइट में क्या होगा? वही स्केल 32 से 212 होगा। और केल्विन में क्या होगा यहाँ पे 273.15 से 373.15 केल्विन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है? समझ गया सबको अभी? हम लोग अपने टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए फ़ारेनहाइट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है।
तो हम लोग को वैरायटी ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे मिल सकता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ गया अभी? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? यार यहाँ पे आंसर तो दिया है सब कुछ। 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है? नैनो मतलब नो 10⁻⁹ 0.1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, क्या है? 0.1 क्या दिया है यहाँ पे? लीटर दिया है, मतलब कितना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब एक्स अगर है। अब हम लोग को पता है 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीधा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो 0.1 इंटू 1000 इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर क्यूब। एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करके एक्स ही मिलने वाला था। यहाँ पे एक्स कितना आएगा भाई? 100। एक पॉइंट से ये कैंसिल। अभी मैथ सिखाने को मत बोलना भाई, ठीक है? तो ये हो गया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। समझ गया बच्चों आपको? यहाँ पे एंड में दिया है वो डिग्री टू फ़ारेनहाइट, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है भाई। अब से ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे चालू होने वाली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अब से चालू होने वाली है। देखते हैं अभी क्या क्या है यहाँ पर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? दो सब्सटेंस प्योर हो या मिक्सचर हो, अगर वो एक मिक्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या लॉज यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ठीक है, क्या क्या लॉज है उसके लिए जो डिफाइन किए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, वो क्या स्टेटमेंट देता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। क्या है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ लेते हैं भाई, कुछ नहीं है, इजी है। अगर हम लोग H2O पानी जो कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। क्या होता है पानी फॉर्म होने के लिए? H2 होता है प्लस O2 होता है, वो बन जाता है H2O। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस तो करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे दो H2 है तो दो H2 है, लेकिन दो दो O2 के लिए एक ही O है, तो इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे सिंपल में। ठीक है, ये अपनी वाटर की रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या दिया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो गया? ये रिएक्टेंट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो भी मास है वो होता है इक्वल। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद का देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, exactly the same proportion of elements by weight। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नेचुरल सैंपल लेते हैं कोई भी चीज का, मतलब फॉर एग्जांपल हमने अगर कॉपर है, कॉपर का नेचुरल सैंपल लिया तो उसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर रहेगा 51.35। ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट का, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, अगर हमें वो हमने अगर लैब में बनाया तो उसमें रहेगा 51.35, और अगर हमको नेचुरली मिल रहा है तो भी उसका रहेगा यहाँ पे परसेंटेज 51.35। मतलब आपको वो चीज आप लैब में बना हो या फिर बाहर से आपको नेचुरली वो चीज हो, रबर हो गया, उसका जो केमिकल प्रोपोर्शन है सेम, वो केमिकल प्रोपोर्शन सेम यहाँ पे रहने वाला है, सेम एलिमेंट का सेम ही रहने वाला है, लेकिन वो बाय क्या होता है यहाँ पे? बाय वेट होता है। ये उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब उसमें का जो चीजें हैं वो उसके प्रोपोर्शन क्या होने वाला है बच्चों? सेम ही होने वाला है। ठीक है, के बाद का देखते हैं, देखेंगे इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन को और थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, when two elements A and B form more than one compound, then the same masses of
element B that combine with the given mass of A are always in a ratio of small whole number, are always in a ratio of small whole number. ठीक है, टेंशन मत लो, इतना ज्यादा इंग्लिश लिखा है और कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम लोग इजी वे में देखेंगे. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे, क्या हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, सिंपल में क्या है, अगर H2 प्लस O2 रिएक्ट होता है तो क्या बनता है बच्चों, H2O बनता है. इसको भी 2 लिखते हैं, यहाँ पे इसको 2 लिखते हैं. बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है भाई. सेम ही अगर H2 और O2 रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है. तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे H2 प्लस O2 से H2O2 भी बन सकता है. H2O2 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये यहाँ पे हम लोगों ने दोनों जगह पे हमने केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस की है. तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, ये है 2 है, ये है 1 है, ये है 2 है. क्या है ये, 2 1 और 2 है. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बाई यहाँ पे मास लेते हैं, बाई मास लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 2 होता है. ठीक है, बाई मास लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है मास, यहाँ पे 2 होता है. ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 16 होता है. और इसका कितना होता है H2O मतलब 18, और ये भी क्या हो सकता है 36 बन जाएगा. ये 2 और ये 16 बन जाएगा 18, 18 इंटू 2 कितना बन जाएगा 36. ठीक है, H2O2 और H2O2 को देखते हैं. H2 में कितना होगा, ये 2 हो जाएगा. ये है O2, O2 मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे O2 मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा. और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, H2 और O2. O2 ये कितना है 16 है, ये बन जाएगा 18. ठीक है, ये क्या बन जाएगा 18. तो जो भी है, अगर आप जो सब्सटेंस है वो सारे सब्सटेंस क्या रहने वाला है, इक्वल प्रोपोर्शन में रहने वाले हैं. सब्सटेंस जो भी है वो यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में रहने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे. लॉ ऑफ गेल-लिस्टक लॉ है. ठीक है भाई, कुछ नहीं, नया लॉ है, गैसियस वॉल्यूम. ठीक है, तो अभी जो देखा हमने वो था सॉलिड और लिक्विड के लिए. ठीक है, और जब गैस रिएक्ट होते हैं, सारे के सारे जब गैसियस स्टेट में रिएक्ट होते हैं, तो उसमें हम लोग मास से कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई. गैस का तो मास कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट चले जाएगा. तो हम लोग जब भी कोई गैस की रिएक्शन होती है, गैसियस रिएक्शन होती है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं गैसियस वॉल्यूम. उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पे गैसियस वॉल्यूम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गैसेस, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट पहले पढ़ लेता हूं. व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, देख लेते, कुछ नहीं इतना, ये नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर बन जाएगा. क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, वाटर बन जाएगा. लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, जो अपने यहाँ पे वॉल्यूम रहने वाला है, मतलब यहाँ पे H2 होता है राइट, तो वो 2 वॉल्यूम होता है. तो 2 वॉल्यूम मतलब वो हमें लेना पड़ेगा 100 ml. O2 जो एक ही होता है, O2 तो एक ही वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, तो वो लेना पड़ेगा 50 ml. और यहाँ पे वाटर कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे 2 वॉल्यूम बन जाएगा, जो कि होता है 100 ml. तो जो भी वॉल्यूम है ना बच्चों, इसका प्रोपोर्शनली वो सेम रहने वाला है. मतलब सॉलिड और लिक्विड के केस में हम लोग मास का डेफिनेट प्रोपोर्शन लेते हैं, गैस में हम लोग वॉल्यूम का डेफिनेट प्रोपोर्शन लेते हैं. यही है बच्चों सिंपल में डिफरेंस यहाँ पे. ठीक है, देखते हैं अभी. अरे यार, इसमें तो आंसर मैंने ऑलरेडी दिए हैं,
ठीक है। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स, बट इट ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन रेशियो ऑफ 1:8। ठीक है। अ, इसको क्या बोलते हैं भाई? बाई वेट दिया है यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बाई वेट है। और जब भी बाई वेट रहेगा वो क्या रहने वाला है बच्चों? यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन होने वाला है। बाई वेट है तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, बाई वॉल्यूम रहेगा तो गेल-लुसाक लॉ। ये दोनों चीजें समझ लो, दो ही है। मास का तो सेम ही है, जितना मास रिएक्टेंट का होता है लॉ में, उतना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनने वाला है। बस यही है लॉ, और कुछ नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर 2 liters ऑफ हाइड्रोजन गैस। भाई गैस का दिया है, मैंने पहले ही बोला है गैस का आंसर क्या होने वाला है बच्चों? यहाँ पे गेल-लुसाक लॉ होने वाला है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे और एक दिया है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, फाइंड हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। ठीक है। अरे भाई सिंपल है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है? कार्बन है प्लस O2 है, उससे क्या बन गया? CO2 बन गया। ठीक है। कार्बन कितना यूज किया था यहाँ पे? कार्बन कितना यूज किया था? 24 ग्राम यूज किया था। कितना यूज किया है? 24 ग्राम यूज किया है। ठीक है। और कार्बन यूज करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है? 88 ग्राम मिल रहा है। 88 ग्राम मिल रहा है। भाई हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है, जितना इसका मास होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है? इसका मास x कंसीडर करते हैं, O2 का मास, ठीक है, इज इक्वल्स टू 88। तो सिंपली हमें क्या करना है? O2 का अगर मास निकालना है, क्या करना है भाई? क्या करना है? 88 -24 कितना हो जाएगा बिड़ू? 4। और ये हो जाएगा 64। यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये 64 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्क्रीन के बाहर गया मेरे ख्याल से, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे अब दिख रहा है आपको? ये बन जाएगा, यहाँ पे 64 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे इजी इजी सवाल है यार, और कुछ नहीं है। एवोगाड्रो लॉ देखते हैं, क्या ये नया चीज लाए सर ने? कुछ नहीं है यार, इजी है, देखेंगे। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब क्या है? कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नियॉन, आर्गन, कुछ भी हो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो सेम रहने वाले हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। मतलब क्या है? एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम ही रहने वाले। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, वन वॉल्यूम कंटेंट n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखेंगे तो समझाऊंगा मैं बच्चों। then 2n molecules of hydrogen combine with molecules of oxygen to give 2n molecules of water. Two molecules of hydrogen gas combine with more molecule of oxygen to give 2 molecules of water vapor. ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ नहीं है भाई, ये देखते हैं। H2 गैस है, सब सपोज आप सपोज कर लो H2 का क्या है यहाँ पे? H2 है गैस, ठीक है, प्लस O2 एक गैस है। इससे क्या बन जाएगा भाई? H2O का वाटर वेपर बन जाएगा। क्या बनेगा भाई? यहाँ पे वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ पे कितना H2 है तो इसका हाफ O2, या फिर इसको हम लोग 2 ट्वाइस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तभी जाके ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कंसिडर, कि यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? वन वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है, एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 के लिए कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 2n रहने वाला है। 2 वॉल्यूम है तो 2n रहेगा, एक वॉल्यूम है तो n रहेगा।
यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? 2n बन जाएगा ये, ठीक है? और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे लेंगे? अगर ये 100 ml है, ये 100 ml है, तो इसका क्या है? ये हाफ है, तो ये 50 ml बन जाएगा, ठीक है? इसका ये सेम, ये और ये सेम ही है, तो ये बन जाएगा 100 ml। इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस अगर हमने 100 ml ली, ऑक्सीजन गैस हमने अगर 50 ml लिया, तो 100 ml का वाटर वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। 100 ml के क्या बच्चे यहाँ पे? वाटर वेपर्स फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है? यही है भाई, कुछ नहीं है इसमें, सब इजी है। बस थोड़ा बहुत थ्योरी है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, और कुछ नहीं है भाई। देखते हैं, करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, वन शॉट में पूरा हम लोग को ये खत्म करना है भाई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? थोड़ा बहुत थ्योरी पहले देखते हैं भाई, थ्योरी क्या है एग्जैक्टली है। मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है? कोई भी मैटर है वो इनविजिबल एटम से फॉर्म होता है, इसका मीनिंग है इसकी, ठीक है? ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, ठीक है? हर एक एटम को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मास होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन masses, ठीक है? अगर एलिमेंट अलग अलग है तो उसका क्या है? मास भी क्या रहने वाला है? अलग अलग रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, ठीक है? एटॉमिक मास होता है 22, तो ये 22 इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है? और अगर हमने लिया यहाँ पे सल्फर लिया, सल्फर कितना होता है बच्चों? 16 होता है क्या? 16 इसका एटॉमिक मास होता है 32, तो इसका ये एटॉमिक मास हो गया। मतलब एटॉमिक मास ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स इज डिफरेंट। समझ गए? आएंगे भाई, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे भी आएंगे, टेंशन मत लो आप। क्या समझाना है क्या? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है भाई, समझ लेता हूँ, समझा देता हूँ भाई, कोई बात नहीं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों यहाँ पे, और इसके पहले एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। ठीक है, बचपन वाला केमिस्ट्री याद है? ये होता है एटम, कोई भी अगर हम लोग एटम लेते हैं, ठीक है? एटम में होता है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और उसके बाजू वाले आउटर रिंग में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है। उसके बाजू में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की है सारी रिंग होती है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है? यही है बच्चों, थोड़ा बहुत अभी डिटेल में जानते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमने कोई एक एलिमेंट ले लो भाई, कौन सा लेते हैं? फ्लोरीन लेते हैं। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? यहाँ पे 9 होता है, 9, 9 होता है, ठीक है? 9 मतलब क्या हो गया भाई? उसके न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर मतलब 9 प्रोटॉन रहेंगे, 9 न्यूट्रॉन रहेंगे, और बाहर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर क्या रहेगा? 7 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे ना भाई, ठीक है? यहाँ तक समझा? तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा? 9 होगा। और एटॉमिक मास यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखते हैं, वो 9 प्लस 9 कितना होने होगा यहाँ पे? 18 बनने वाला है, ठीक है? समझ गया बच्चों, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, इसका डिफरेंस, ठीक है? बैक टू यहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, ठीक है? देखेंगे, chemical reactions involve only the reorganization of atoms. Atoms are neither be created nor be destroyed
in a chemical reaction. ठीक है, atoms are neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Dalton's atomic theory could explain all the law of chemical combination. ठीक है, मतलब क्या है, क्या क्या है यहाँ पे, पहले पहले केस में क्या किया, इसमें इसने इसमें एक्सप्लेन किया है कि अगर सेम एलिमेंट है तो वो एटम के सारे प्रॉपर्टीज सेम रहने वाला है, डिफरेंट एलिमेंट है उसके डिफरेंट रहेंगे मासेस के टर्म्स में। कंपाउंड है अगर आपका, तो अगर कंपाउंड क्या क्या होगा, जब भी रिएक्ट होगा तो वो फिक्स रेशो में रिएक्ट होने वाला है। और थर्ड क्या है बच्चों यहाँ पे, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, और एक चीज दी है डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पे लास्ट का दिया है इज एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी लॉज है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, दूसरा मास कौन सा देखा हमने, डेफिनेट प्रोपोर्शन देखा, और तीसरा जो हमारा गेल यूसेक लॉ है फॉर गैस, तो वो हमने देखा है यहाँ पे। तो वो सारा यहाँ पे डाल्टन्स के ये थ्योरी में सारा सब कुछ यहाँ पे प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। According to which law, equal volume of gas under identical condition of temperature and pressure contains equal number of molecules? क्या है वो, एवोगाड्रो लॉ है भाई। डाल्टन assume that dash that are tiny indivisible particles atoms। कोई भी मैटर में एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं, इनडिविजिबल मतलब उसमें अलग से और कुछ हम लोग उसमें टुकड़े नहीं कर सकते, सिंपल में उसको काट नहीं सकते हम लोग, जो भी है उसको हम लोग प्रॉपर्टीज यहाँ पे पार्टिकल्स रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इजी है यार बहुत, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं। एटॉमिक और मोलिकुलर मास। ठीक है, एटॉमिक और मोलिकुलर मास क्या है, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है कोई भी, स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल एटम को क्या बोलेंगे हम लोग, एटम बोलेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, a molecule is an aggregate of two or more atoms of definite proportion which are held together by chemical bond, which are held together by chemical bond। For example आपका यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है अपना प्योर सब्सटेंस है, तो इसमें होगा एटम होगा। ठीक है, और H2O जो पानी बन जाएगा, वाटर है, वो क्या है बच्चे, यहाँ पे H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल है, जिसमें 2:1 की रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे फिक्स है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे फिक्स है। एटॉमिक मास की हम लोग अभी डेफिनेशन देखते हैं। इन प्रेजेंट सिस्टम मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 एज पर द स्टैंडर्ड। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज असाइंड एज 12.000 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, देखेंगे, कोई टेंशन नहीं भाई। Atomic mass unit is defined as mass exactly equal to the 1/12 of a mass of a one carbon atom, 1/12 of a mass of a one carbon atom। ठीक है, देखते कोई बात नहीं यार, सीखेंगे, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले यहाँ पे टर्म थी एटॉमिक मास। ठीक है, क्या थी वो टर्म, एटॉमिक मास। अभी ये मास भी है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई तो हमें यूनिट चाहिए, तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट है AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके यूनिट को कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 ऑफ कार्बन का जितना भी मास है। 1/12 ऑफ क्या होता है, ये मास ऑफ कार्बन जो है 12। ये एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ जो भी कार्बन का मास है वो। कार्बन का मास हमने यहाँ पे विथ एक्सपेरिमेंट हमने आगे निकाला है, वो देखेंगे। तो कार्बन का मास कितना होता है, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। इसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, तो वन एटॉमिक यूनिट
इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों यहाँ पे? कितना बन जाएगा? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 बन जाएगा। तो ये हो गया एएमयू। लेकिन अभी हम लोग एएमयू यूज नहीं कर रहे बच्चों, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं यू या फिर डीए। अभी चेंज हो गया बच्चों, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस डिवाइड बाय 100। टेंशन मत लो, हम लोग ये विथ एग्जांपल जब न्यूमेरिक को सॉल्व करेंगे तब आपको एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझने वाला है। टेंशन मत लो भाई, मैं हूं। मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों? यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ ए और एक है मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटेड टू द मास ऑफ वन कार्बन 12 यूज, वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, टेंशन मत लो, एटॉमिक मास मोलिकुलर मास ये डेफिनेशन है, इसका हम लोग मीनिंग अच्छे से जान लेंगे। फॉर्मूला मास एक होता है यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे भाई, कुछ नहीं, एक ही एग्जांपल में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। ये वाला एग्जांपल से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। C6H5 C6H5Cl दिया, C6H5Cl दिया है और पूछा है यहाँ पे मुझे मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास पूछा, ठीक है। मोलिकुलर मास पूछा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास को मैं एम करके कंसिडर करता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या रहेगा? 12 रहेगा। एटॉमिक मास ऑफ क्या क्या है? हाइड्रोजन क्या रहेगा? 1 रहेगा। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है बच्चों? यहाँ पे पता है आपको क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास है। मोलिकुलर मास मतलब जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वो सब कुछ ऐड करना है। कार्बन का क्या है? 12 है, और यहाँ पे कार्बन टोटल नंबर में कितने हैं? 6 है, मतलब ये क्या बन जाएगा? 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना है? 1 है, 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 इंटू 5 प्लस क्लोरीन कितना है? क्लोरीन भी 1 ही है, 1 है यहाँ पे क्लोरीन, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 35.5। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 72 प्लस 5 प्लस 35.5, इसको हम लोग ऐड करते हैं तब आ जाएगा आपको 112.5 यू। और ये क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये हो गया आपका मोलिकुलर मास। समझ गए? एटॉमिक मास मतलब जो एलिमेंट्स है उसका मास, मोलिकुलर मास मतलब जो पूरा मोलिक्यूल है उसका मास, ठीक है। और तीसरी कंसेप्ट थी ना भाई यहाँ पे फॉर्मूला मास, एक तीसरी कंसेप्ट थी ना फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास यहाँ पे क्या बन जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला मास क्या बनेगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मास क्या क्या यहाँ पे एटम्स यहाँ पे कंसिडर्ड है मुझे बताइए। कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है मास? 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 12 और 1 13, ये हो जाएगा 48.5। कितना बन जाएगा? यहाँ पे ये बाहर गया है, थोड़ा सा मैं इसको अंदर ले लेता हूँ भाई। 48.5 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। समझ गए? जितने भी उसमें एटम्स है वो सारा हम लोग ऐड करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा 48.5। एटॉमिक मास समझा, मोलिकुलर मास समझ में आ गया और फॉर्मूला मास भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। एक बचा है एवरेज, एवरेज मास, जो हम लोग देखेंगे भाई आगे, सम आ जाएगा भाई, उसका भी टेंशन मत लो, सब कुछ कवर होने वाला है ये वीडियो में, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटने वाला है। द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बी, बी क्या है? बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5,
एटॉमिक मास होता है 10, जो लिखा है 10 यहाँ पे। तो उस अब बोरॉन का क्या है, आइसोटोप्स से। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है बच्चों, पता है ना आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स बोरॉन के दो है, एक है 10 और 11। उसका अबंडेंस कितना है, 90.60 और यहाँ पे 80.40। तो एग्जैक्ट आइसोटोप हैज मासेस, मास कितना दिया है यहाँ पे, 10 का, बोरॉन 10 है उसका दिया है 10.13, और यहाँ पे दूसरा जो है बोरॉन 11 है उसका दिया है 11.03। तो इससे हमें क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। निकाल लेंगे भाई, कुछ नहीं, इजी है। सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं ना भाई सबसे पहले, ठीक है। दो है बोरॉन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब पता है भाई, मतलब क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं भाई, सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अगर बोरॉन 10 है, क्या है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे बोरॉन 10 है, बोरॉन क्या है, 10 है, उसका मतलब है उसमें 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है, न्यूट्रॉन है। 10 क्या है यहाँ पे, सॉरी, बोरॉन का एटॉमिक मास है ना भाई, तो उसमें क्या है भाई, 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, 5 प्लस 5 10 बन जाएगा। दूसरा है बोरॉन कितना है, दूसरा वाला बोरॉन है, दूसरा वाला 11 है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें 5 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, 6 न्यूट्रॉन है। अभी आइसोटोप्स को आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली आइसोटोप क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं अभी कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, इससे हमें न्यूमेरिकल देखते हैं अभी, ठीक है। 10 बोरॉन, ठीक है, उसका हमें दिया है, नेचुरल अबंडेंस दिया है 19.60%, और यहाँ पे उसका मास दिया है 10.13, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, ये है अपना अबंडेंस, ठीक है, और ये है आपका मास। ये कौन सा मास है, बस मास ही दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा भाई, और क्या है। तो यहाँ पे दूसरा 11 बोरॉन का क्या दिया है हमें, अबंडेंस दिया है 80.40, और यहाँ पे मास क्या दिया है इसका, 11.009 दिया है मास। तो इसका हमें पूछा है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्या है, अबंडेंस इनटू मास प्लस दूसरा जो आइसोटोप है उसका अबंडेंस इनटू मास डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, क्या होने वाला है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन क्या होने वाला है यहाँ पे, 90.60 this into this 10.13 plus 80.40 into 11.009 डिवाइड बाय 100। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। मतलब क्या है, जब आपके आइसोटोप्स रहने वाले हैं उस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये सारी चीजें, एवरेज एटॉमिक मास कब कंसिडर करते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला मास की बात करते हैं। फॉर्मूला मास ऑफ CaSO4 पूछा है। फॉर्मूला मास मतलब उसमें जो जो कंटेंट्स है उसको सबको ऐड करना है। CaSO4 है तो O4 नहीं लेना है, बस एक ही लेना है। Ca का जितना एटॉमिक मास है, S का जितना एटॉमिक मास है सल्फर का, और O का जितना एटॉमिक मास है वो सारा हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला मास यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, राइट। फॉर्मूला मास
इसका कैलकुलेट करना है CaSO4। Ca का कितना होता है भाई? 20 है तो 40 बन जाएगा एटॉमिक नंबर से। सल्फर 16 है तो ये 32 बन जाएगा। और ऑक्सीजन एक ही लेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा, यहाँ पे 16 बन जाएगा। तो 40 प्लस 32 प्लस 16, 80, 88 बन जाएगा यहाँ। ठीक है, बढ़िया है बच्चों, ये फॉर्मूला मास एकदम बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये है मोल कंसेप्ट और मोलर मास क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग जिसमें कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोल। ठीक है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many entities or particles as there are atoms in exactly carbon 12 gram of carbon of 12 isotopes, 12 आइसोटोप। ठीक है, समझ लेते हैं भाई इसका एक मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, समझ लेंगे। अ, एक बार ये वाला साइड हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मोल क्या होता है? मोल का एक फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। हम लोग वन मोल किसको बोलेंगे? वन मोल इस वन मोल का हम लोग मास लेंगे। मास कितना होगा वन मोल का? जितना कार्बन 12 का एटॉमिक मास है, कार्बन 12 का अगर एटॉमिक मास 12 ग्राम होगा, सॉरी इसको अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूं, रुको। वन मोल हम लोग किसको बोलेंगे? अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन को हम लोग वन मोल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मोल मतलब क्या है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल का मतलब क्या है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है यहाँ पे दिया हुआ? 12 ग्राम दिया है, तो ये होगा 12 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा कार्बन का? कार्बन का मोलर मास भी होता है 12। ठीक है, ये ग्राम में होता है, मोलर मास हम लोग ग्राम पर मोल में कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 1 मोल ये रह जाएगा। ठीक है, मतलब मोल की डेफिनेशन अगर हम लोग फाइंड आउट करने जाए तो क्या डेफिनेशन होगी कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सिंपल में 1 मोल मतलब क्या होता है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है। इसको अच्छे से याद रखना। क्या है? इसको हम लोग को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी थोड़ा बहुत। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या दिया है, अभी देखते हैं अच्छे से। मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन आइटम इज 12 ग्राम। अगर 12 ग्राम लेते हैं तो यहाँ पे इतना बन जाएगा। ठीक है, अभी क्या दिया उन्होंने? नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर 12 ग्राम हम लोग कार्बन लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने रहने वाले हैं? तो 12 ग्राम अपॉन मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होता है? 1.992648 इंटू 10⁻³ तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने वाले वाले हैं? 6.02213 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसमें याद रखना क्या है आपको? यहाँ पे ये याद रखना है, मतलब एक मोल में आपके कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर एंटिटीज यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, इसको नंबर को बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो का कांस्टेंट बोलते हैं। ये नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग बोलने वाले हैं इन ऑनर ऑफ अमिडो एवोगाड्रो। ठीक है, इसमें याद रखने का क्या चीज है बच्चों कि 1 मोल कितना होता है यहाँ पे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी पूछे कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है तो आप क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। फिर कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे ये कंसेप्ट। कोई भी एलिमेंट हो उसका प्रोपोर्शन है वो सेम ही रहने वाला है।
मोल कंसेप्ट, मोलर मास, ठीक है। ये ये आप इतना मत देखो, इजी में मैं आपको समझा दूंगा एग्जैक्टली क्या होता है मास और मोलर मास क्या होता है। सिंपल में क्या है भाई, सिंपल में क्या होता है भाई, H2 है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना रहेगा और मोलर मास कितना रहेगा। एटॉमिक मास तो ये 1 है, तो 1 और 2 है, तो ये 2 बन जाएगा एटॉमिक मास। कितना बनेगा भाई यहाँ पे इसका एटॉमिक मास, ये है 1 एटॉमिक मास, इसका भी एटॉमिक मोलर मास भी 1 रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हाइड्रोजन में जो होता है प्रोटॉन ही 1 होता है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन 0 रहते हैं। अगर आपके यहाँ पे हम लोग H2O लेते हैं, ठीक है, H2O का यहाँ पे मोलिकुलर मास लेना पड़ेगा, क्योंकि H2O क्या हो गया भाई, ये मोलिक्यूल है। पहली बात तो ये मोलिक्यूल है, ठीक है, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल का क्या हम लोग लेंगे, मोलिक्यूल का ये हम लोग मास लेंगे। तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, ये बन गया आपका 1 into 2, 1 into 2 प्लस ये हो गया आपका 16, तो ये हो गया आपका 18, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 18 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला आता है, यूनिट यहाँ पे ग्राम पर मोल। कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि मास ऑफ एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसमें क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इस केस में इसका मोलिकुलर मास कितना रहेगा भाई, 18 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास का ये कैसे आ गया, ये हम लोग अभी देखते हैं, मोलर मास का ये कैसे आ गया सिंपल में। तो 1 मोल का क्या था, मोल मतलब क्या होता है भाई, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। 1 मोल मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे ये मोल का यूनिट क्या है, ये है मोल का यूनिट मोल, MOL। मास का यूनिट क्या है, ग्राम है, और ये आपका है मोलिकुलर मास, ये आपका क्या है, मोलिकुलर मास। तो इससे हमें मोलिकुलर मास का, मोलिकुलर मास का यूनिट क्या आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा, ये नीचे चले जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम पर मोल यहाँ पे यूनिट आने वाला है, ठीक है। समझ गया बच्चों, यहाँ पे इजी है सवाल, ये सारा हम लोग आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया सॉल्व। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे भाई, और कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, अभी 1 मोल हो, कोई भी वहां पे एलिमेंट हो, कोई भी वहां पे कंपाउंड हो, 1 मोल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटिटीज है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। द मास ऑफ 0.5 ml ऑफ 0.5 मोल ऑफ ओजोन इज, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कैसे ये कैलकुलेट करना है। क्या पूछा है, मास ऑफ 0.5 ml ऑफ ओजोन, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, कंडीशंस वो पहले देखते हैं। क्या क्या गिवन है, हमें क्या दिया है, 0.5 ग्राम दिया है ऑफ, क्या दिया है, ओजोन। ओजोन कितना होता है, O3 होता है, ओजोन कितना होता है, O3 होता है। तो इससे हमें O3 है तो इसका हमें एटॉमिक मास मिलेगा। एटॉमिक मास कितना होता है, ये 3 है ना ऑक्सीजन, तो 16 into 3, ये कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, इसका 48 हो जाएगा। एटॉमिक मास कितना है भाई, 48 है, ठीक है। यहाँ पे 1 मोल, सॉरी, मोल का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, मोल मतलब क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है। मास अपॉन एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं इसको सिंपल में। तो ये क्या होगा, मास कितना है यहाँ पे, 0.5 ग्राम है। और यहाँ पे एक तो यहाँ पे कितना दिया है, 0.5 मोल दिया है, सॉरी हमें पूछा क्या है, मास पूछा है। मोल कितना दिया है, 0.5 मोल दिया है, नॉट ग्राम, सॉरी, 0.5 मोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.5 दिया है, मास पूछा है,
और हमें एटॉमिक मास पता है कितना है, 48 है। मास यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई, 0.5 इंटू 48, ये क्या बन जाएगा भाई, 24 बन जाएगा। मास कितना बनेगा भाई यहाँ पे, 24 बनने वाला है। ठीक है, समझ में आया आपको सबको? मास कितना होगा यहाँ पे, 24 बन जाएगा। The ratio of molecules in 1 mole of NH3, 1 mole of HNO3। देख भाई, मोल है, एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम ही रहने वाला है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे, तो 1:1 का ही रेशियो भाई बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है क्या? चलो फिर न्यूमेरिकल सेक्शन है, अभी देखते हैं भाई। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ MgO। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Mg दिया है 24 और ऑक्सीजन दिया है 16। इजी सवाल है भाई, मैं सवाल को पहले लिख लूंगा, टेंशन मत लो। क्या सवाल है यहाँ पे, क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे? MgO गिवन है, क्या गिवन है, Mg सॉरी, क्या दिया है हमें यहाँ पे, एम, यार ये क्या हो रहा है, ये MgO दिया है यहाँ। बहुत ही इजी सवाल है, क्या गिवन है यहाँ पे, MgO कितना दिया है हमें, 80 ग्राम दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है, Mg का एटॉमिक मास दिया है यहाँ पे 24 और ऑक्सीजन का दिया है 16। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना बन जाएगा, मोलिकुलर मास कितना बनने वाला है यहाँ पे, 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 जो होगा 40। ठीक है, मोलिकुलर मास कितना बनेगा, 40। ठीक है, इससे हमें हमें मास पता है, मोलर मास पता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है यहाँ पे, 80 ग्राम है, और मोलर मास कितना है, 40 है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 मोल हो जाएगा यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, समझ गया बच्चों, बहुत ही इजी था। बस आपको क्या करना था, मास अपॉन मोलर मास का यहाँ पे आपको खाली फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, करेंगे ना भाई, कुछ नहीं, इजी है ये, करेंगे, सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, यूरिया दिया है। ठीक है, यूरिया दिया है यहाँ पे, यूरिया कितना है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, यूरिया है NH2। ठीक है, यूरिया है NH2 का ट्वाइस, और ये है CO। ठीक है, कितना दिया है यूरिया, 5.6 ग्राम दिया है, यूरिया हमें दिया है 5.6 ग्राम। और पूछा क्या है यहाँ पे हमें, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। करेंगे भाई, कुछ नहीं है, इजी सवाल है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे। ठीक है, यहाँ पे यूरिया का सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालते हैं। यूरिया का क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर मास निकालते हैं। ठीक है, एन कितना होता है, एन होता है 14। ठीक है, एच कितना होता है, H2 है, मतलब ये हो जाएगा 2, और उसका पूरा क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सी कितना होता है 12, ओ कितना होता है 16। तो कितना बन जाएगा भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा ये 14, 14 प्लस 2, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 44 प्लस 16, ये हो जाएगा 60। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, 60 बन जाएगा। तो यहां से हमें मोलिकुलर मास मिला, ग्राम से हमें पता है, तो उससे हम लोग मोल निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास मिल गया है हमें, मोलिकुलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल है मास बाय मोलर, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास। ठीक है,
मास कितना दिया है यहाँ पे 5.6 ग्राम दिया है, मास कितना दिया है 5.6 दिया है, डिवाइड बाय 60। ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे? 5.6 डिवाइड बाय 60। एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो इससे आपका आंसर आने वाला है। आंसर कितना आएगा देखते हैं। इजी तो सवाल था भाई। इजी सवाल था। आंसर आएगा यहाँ पे 2.247 टू 10⁻23। ये जो आंसर आएगा ये आपको लॉग टेबल से निकालना है। मैं एक पूरी लॉग टेबल के ऊपर अलग से सीरीज बनाता हूं जिसमें आपको लॉग टेबल के सारे कैलकुलेशंस में आपको उसमें बताने वाला हूं। ठीक है। बोर्ड के लिए लॉग टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिस मत करना ये चीज। इसके बाद आता है मोल्स, मोल्स एंड गैसेस। इसके बाद क्या आएगा? मोल्स एंड गैसेस। कुछ नहीं है भाई, इजी है। सिंपल में आपको क्या है, वन मोल मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, पार्टिकल्स, पावर, जो भी बोलो आप, मोलिक्यूल्स वगैरह वगैरह, एंटिटीज जो भी है। तो वही है, अगर वन मोल ऑफ गैस है कोई भी, तो उसका वॉल्यूम रहने वाला है 22.4 लीटर, या फिर 22.4 लीटर को ही हम लोग, दूसरा डिनोमिनेशन है डीएम क्यूब। लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीएम क्यूब बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैसा होगा? जैसा अगर हम लोग अगर मोलर मास से लेते हैं तो मास बाय मोलर मास लेते हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम से लेंगे तो वॉल्यूम अपॉन 20 मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डीएमक्यू यहाँ पे मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे भाई एग्जैक्टली क्या है ये। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 22.4 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन गैस। तो यहाँ पे 24.4 डीएम क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया है बच्चों। यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है? यहाँ पर सॉरी, वॉल्यूम कितना दिया है? 22.4 वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम इतना है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे? देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते क्या एग्जैक्टली सवाल है। सवाल क्या दिया है यहाँ पे? सवाल दिया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं हमें। नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट करने हैं? मोलिक्यूल्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। गिवन क्या क्या है हमें कंडीशंस? गिवन क्या है? वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पे? वॉल्यूम दिया है 22.4 डीएम क्यूब, इतना वॉल्यूम है। ठीक है, मीथेन दिया है, मीथेन है ये, गैस है, मीथेन गैस है। ठीक है, अगर गैस है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मास बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मास मतलब बोल रहा हूँ, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम दिया है 22.4 डीएम क्यूब। मोलर वॉल्यूम का क्या होता है? मोलर वॉल्यूम तो एक ही वैल्यू होती है, क्या है वो? 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, तो इससे हम ले नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा यहाँ पे? पर मोल है ये। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना बन जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे? वन मोल है बस। और वन मोल में कितने नंबर ऑफ, क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। वन मोल रहेगा तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है वहां पे? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स रहेंगे यहाँ पे। वन मोल में कितने मोलिक्यूल्स रहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। वही हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसका दूसरा क्वेश्चन और एक देखते हैं। क्या यहाँ पे पूछा दूसरे क्वेश्चन में? वॉल्यूम पूछा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे? वॉल्यूम पूछा है। और गिवन क्या है बच्चों यहाँ पे? कि CO2 गैस किया है उन्होंने, CO2 गैस का पूछा है यहाँ पे। और उसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए है 0.5 मोल, 0.5 मोल दिया है। क्या दिया है एक बार समझ लो यहाँ पे।
आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस और गिवन क्या है 0.5 मोल। तो यहाँ पे गैस में क्या होता है मोल का, यहाँ पे गैस में मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 0.5 मोल दिया है तो ये है आपका 0.5। वॉल्यूम यहाँ पे पूछा है, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब डिवाइड बाय मोल। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, वॉल्यूम कितना बन जाएगा 0.5 इंटू इसको उधर लेंगे 22.4, तो ये हो जाएगा 11.2 डीएम। 11.2 क्या होगा ये, डीएम क्यूब बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करने के बाद आपको सीईटी बहुत ज्यादा इजी होने वाली है और ये सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बोर्ड में भी ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, सीईटी में भी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और एक दो लॉ ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस है वो सारे आते हैं। क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.44 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। क्या नहीं भाई, ये वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम बाय 22.4 करेंगे तो अपना नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा यहाँ पे, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, बस भाई इतना ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें से कुछ कुछ याद रखो भाई। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद रखो, केल्विन का याद रखो, एवरेज एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, ये सारा समरी है, 2 मिनट में हो जाता है। चैप्टर एट ग्लांस मतलब इसमें क्या है, मैटर क्या क्या होते हैं, मैटर के टाइप प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या होता है, एलिमेंट्स है और कंपाउंड है, और मिक्सचर में क्या क्या है बच्चों, होमोजेनस मिक्सचर है और हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक है भाई, इतना ही है। इसके बाद और क्या है भाई, 4 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड ऑलवेज हैव एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या है, अगर दो सेम कंपाउंड से दो अलग अलग फॉर्म हो रहे तो जो दूसरा कंपाउंड है वो उसका डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही यहाँ पे हमेशा रिएक्ट होने वाला है। ठीक है, चौथा क्या है, गेल-लुसाक लॉ। गेल-लुसाक लॉ मतलब क्या है, यहाँ पे जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसमें बाय वेट होता है प्रोपोर्शन, इसमें बाय वॉल्यूम वो चीज है वो प्रोपोर्शन में होती है। गैसियस अगर रिएक्शन होती है तो उसमें बाय वॉल्यूम ही चीजें रिएक्ट होती है। एवोगाड्रो लॉ है, एवोगाड्रो लॉ क्या है भाई, एवोगाड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इतना ही था भाई बच्चों, टॉपिक इतना ही था ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है कैसा है। तो ये सारे जो वीडियोस है यूट्यूब पे और मेरे ऐप पे वीर भैया पीसीएम, ये ऐप पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल है। सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो 11th का सबसे पहला बेसिक टॉपिक है वो हमने आज कवर किया है। इसके बाद हम लोग 11th के केमिस्ट्री के सारे जितने भी टॉपिक्स है सीईटी के रिलेटेड वो सबसे पहले हम लोग कवर अप करने वाले। स्टे ट्यून बच्चों, यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है वीर भैया स्कॉलर हब, उसको फॉलो करो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके ज्वाइन करो। हम लोग जल्द ही सातारा में मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ओपन करने वाले हैं, तो वहां पे जरूर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही आपकी आप सब लोग यहाँ पे उम्मीद बनाए रखो। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से फोड़ेंगे, सीईटी में जेई में केमिस्ट्री अच्छे से हमें फोड़ना है। आज का टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारा बाकी है बच्चों। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू।